सरस्वत्यै नमः। सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग उपस्थित है अपनी दैनिक वर्ग तालिका के साथ। आज मैं उपस्थित हूँ स्नातक द्वितीय वर्ष के उन विद्यार्थियों के बीच जो पढ़ते हैं हिंदी आनुषंगिक अनुपूरक सब्सिडरी। इस हिंदी में आप दो पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। खंड क में आप जिस पुस्तक को पढ़ते हैं वह है नई कविता की मुक्त धारा, संपादक विद्यानिवास मिश्र। और खंड ख में जिस पुस्तक को आप पढ़ते हैं वह है ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद प्रणीत नाटक। मैं आज के वर्ग में आपको ध्रुव स्वामिनी के साथ ही लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ध्रुव स्वामिनी नाटक के माध्यम से नारी विमर्श को एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया है। हम कह सकते हैं कि हिंदी छायावाद के प्रमुख स्तंभ महाकवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार जयशंकर प्रसाद प्रणीत ध्रुव स्वामिनी नाटक उनकी अंतिम नाट्य कृति है, जिसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ। इसका कथानक भी ऐतिहासिक है जो गुप्त काल से संबंधित है। यह नाटक इतिहास की प्राचीनता में वर्तमान काल की समस्याओं को रेखांकित ही नहीं करता है, अपितु उसका समाधान भी प्रस्तुत करता है। प्रसाद जी ने इतिहास को अपनी नाट्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर शाश्वत मानव जीवन के सारस्वत स्वरूप को दिखाने का प्रयास किया है। रंगमंच की दृष्टि से भी यह नाटक मात्र 3 अंकों तक ही सिमटा हुआ है, इसलिए उपयुक्त कहा जाता है। प्रसाद जी के सर्वोत्तम नाटकों में से यह एक और अंतिम नाटक है। इसमें पात्रों की संख्या भी सीमित है तथा संवाद भी लघु और पात्रों के अनुकूल हैं। भाषा भी पात्रों के अनुकूल और अर्थग्राह्य है। जैसे कि ध्रुव स्वामिनी की भाषा में वीरांगना को ओजस्विता मिली है। नाटक में अनेक स्थलों पर अर्धवाक्यों की भी योजना बनाई गई है जो नाटक में सौंदर्य एवं गहरे अर्थ की सृष्टि करते हैं। इस नाटक के पात्रों को जब हम देखते हैं तब स्पष्ट होता है कि यह नारी प्रधान नाटक है। ध्रुव स्वामिनी पात्रों में से पहला नाम है ध्रुव स्वामिनी का, जो एक जागृत चेतनशील निर्भीक प्रधान नारी पात्र के रूप में नाटक में उपस्थित होती है। इस नाटक के दूसरे पात्र के रूप में मंदाकिनी का नाम लिया जाता है। मंदाकिनी नाटक की काल्पनिक पात्र है जो अद्भुत राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत न्याय प्रिया और नारी के अधिकारों के प्रति सतत जागृत है। स्मरण रहे कि प्रसाद ने तकरीबन अपने तमाम नाटकों में अपनी अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी काल्पनिक पात्र की रचना की है। ऐसे ही पात्रों में से चंद्रगुप्त नाटक में अलका का नाम रेखांकित है। अलका की तरह ही ध्रुव स्वामिनी में मंदाकिनी भी राष्ट्र प्रेम की ज्वाला बनी हुई प्रतीत होती है। इस नाटक का अगला पात्र चंद्रगुप्त है, जो वास्तव में इस नाटक का नायक भी सिद्ध होता है। यह अधिकांश घटनाओं का केंद्र बिंदु भी सिद्ध होता है और अंतिम फल का उपभोक्ता भी है। चंद्रगुप्त धीर वीर गंभीर नायक है। वह कर्तव्यनिष्ठ है, साहसी है, वीर है और
कुल मर्यादक है, कुल की मर्यादा की रक्षा वही करता है। अंतिम पात्र के रूप में हम जिसको रेखांकित कर रहे हैं वह है रामगुप्त, चंद्रगुप्त का विद्रोही भाई। रामगुप्त खलनायक है, खलनायक है, वह मद्यपान भी करता है, विलासी भी है और षड्यंत्रकारी भी भारी है। संपूर्ण नाटक इस खलनायक के माध्यम से ही चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। इसकी कहानी पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तब स्पष्ट होता है कि इसकी कथा वस्तु संक्षिप्त है, रोचक है और गतिशील है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने पुत्र चंद्रगुप्त को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। उत्तराधिकारी ही नहीं बनाया, उन्होंने एक राजा की कन्या ध्रुव स्वामिनी से उसका विवाह भी निश्चित कर दिया। यह होते ही रामगुप्त के कलेजे पर सांप लौटने लगा। वह भयानक स्वरूप अख्तियार करने को आगे बढ़ने लगा। तभी समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई। समुद्रगुप्त यानी पिता के मरते ही रामगुप्त, जो कि विलास में डूबा हुआ था, अयोग्यता के अंधकार में खोया हुआ था तथा दुराचार के दलदल में धंसा हुआ था, वह समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात अपने आप को राजा समझने लगा और रामगुप्त शिखर स्वामी नामक एक षड्यंत्रकारी के द्वारा षड्यंत्र करके स्वयं ही उत्तराधिकारी बन गया। उत्तराधिकारी ही नहीं बना, उसने तो ध्रुव स्वामिनी से विवाह भी कर लिया। तनिक भी अपने भाई के लिए वह नहीं सोच सका। चंद्रगुप्त चुप रहा। क्यों? कुल की मर्यादा के कारण, भ्रातृत्व निभाने के कारण, सहोदरपन की चिराग को जलाने के कारण वह चुप रहा, शांत रहा। इसे रामगुप्त समझ नहीं सका। वह अपनी मदांधता में आगे बढ़ता रहा। उसने यह नहीं सोचा कि उसके लिए भी दुर्दिन आ सकता है। कुछ ही दिनों के बाद शकों ने रामगुप्त पर भयानक हमला कर दिया। रामगुप्त व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगा। तब शकराज ने एक शर्त रखी कि ध्रुव स्वामिनी को दे दो और शांति से जीना स्वीकार कर लो। रामगुप्त कायर था, डरपोक था। प्राण के भय से उसने अपनी पत्नी को देना स्वीकार कर लिया। उसने स्वीकार कर लिया कि शकराज ध्रुव स्वामिनी को ले जाएं, लेकिन दूसरी ओर चंद्रगुप्त अडिग था अपने वंश मर्यादा के रक्षार्थ, ध्रुव स्वामिनी के रक्षार्थ। वह ध्रुव स्वामिनी की रक्षा में आगे बढ़ जाता है। चंद्रगुप्त के शासन चलाने की क्षमता और उसके व्यक्तित्व की गरिमा को देखकर सभी सामंत रामगुप्त के विरुद्ध हो गए। सभी सामंतों के दिल में चंद्रगुप्त की छवि बस गई। परिणाम यह हुआ कि जो ही रामगुप्त ने चंद्रगुप्त पर हमला करवाया, उसकी हत्या करवाने के लिए, त्यों ही एक सामंत आगे बढ़कर रामगुप्त की हत्या कर दिया। रामगुप्त के मरते ही चंद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस नाटक में जयशंकर प्रसाद जी ने नारी विमर्श का एक नया अंदाज प्रस्तुत किया है। तत्कालीन नारी समस्याओं को उठाया गया है। नारी दया, नारी की दशा दयनीय कल भी थी, नारी की दशा दयनीय आज भी है। नारी कल भी पददलित नजर आती थी, नारी आज भी पददलित नजर आती है। नारी के लिए किसी न किसी चंद्रगुप्त को उठना ही लाजमी है। इस संदेश के साथ ही इस नाटक का पटाक्षेप होता है। इस समीक्षा के साथ ही अब अगले वर्ग में मैं आपको चरित्र चित्रण की ओर ले चलूंगा। ओम शांति शांति।